तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के अगले लेक्चर के बारे में। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री का बेसिक यानी कि शुरुआत स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन इतिहास को हमने फिर से 3 भागों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक के बारे में अच्छी डिटेल से चर्चा करी थी। उसके सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देखें, ताकि आपका बराबर लिंकेज रहे, आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि पूरी दुनिया में टोटल मिलाकर 4 प्रकार की सभ्यता हुआ करती थी। आदि मानव कैसे खानाबदोश जीवन से धीरे धीरे वो सभ्य मानव की तरह रहना सीख चुका था, वो सभ्य लोगों का जीवन ही कहलाए सभ्यता। तो पूरी दुनिया में 4 प्रकार की सभ्यता यहां पर हुआ करती थी। तो एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं चारों सभ्यताओं के नाम। तो सबसे पहले सबसे पुरानी सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो उसको कहेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। जी हाँ, सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी। इसी सभ्यता का अगर एक और नाम की बात करेंगे तो सुमेरियन सभ्यता भी इसी सभ्यता का नाम है। ये जगह आज के समय ईरान पड़ेगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितनी भी सभ्यता है वो किसी ना किसी नदी के किनारे पर पाई जाती थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता नदी का नाम हुआ दजला, नदी का नाम दजला तथा फरात हुआ करता था। इन नदियों का वास्तविक नाम था यूफ्रेटस और टिग्रिस। इनका नाम बाद में बदल दिया गया। तो अभी वर्तमान में दजला तथा फरात नदी किनारे पर मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती है। दूसरी सभ्यता की बात करेंगे तो मिस्र की सभ्यता। जी हाँ, दूसरी सभ्यता की बात करें तो मिस्र की सभ्यता। और ये जो मिस्र की सभ्यता है ये पाई जाती थी नील नदी किनारे पर। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पर। याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दुनिया में पहला मानव कहां पाया गया था? अफ्रीका में। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति के पालने के रूप में देखा जाता है। इसीलिए दुनिया का पहला मानव नील नदी के उद्गम स्थल यानी कि विक्टोरिया झील के आसपास पाया गया था। दुनिया की अफ्रीका में एक मात्र सभ्यता मिलेगी आपको, मिस्र की सभ्यता। इसी का नदी पड़ेगी नील नदी किनारे पर। तीसरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता। जी हाँ, इसी सभ्यता का एक और नाम मिलेगा हड़प्पा सभ्यता। मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना गया था। और ये जो सभ्यता थी ये पाई जाएगी आपका सिंधु नदी किनारे पर, सिंधु नदी किनारे पर। और चौथी और सबसे एंड में पाई जाने वाली सभ्यता पाई जाएगी आपका चीनी सभ्यता, जो सबसे एंड तक चली थी। और चीनी सभ्यता की अगर नदी की बात की जाए, चीनी सभ्यता की अगर नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर नदी रहेगी हांगहो। जी हाँ, हांगहो नदी के किनारे पर चीनी सभ्यता। इसी नदी का एक और नाम है येलो रिवर यानी कि पीली नदी। और इसी नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। नदियों में जब बहुत भयंकर बाढ़ आती है तो नदियों को जगह का शोक कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा बिहार का शोक, तो बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, उड़ीसा को महानदी का शोक उड़ीसा को कहा जाता है। इसी प्रकार चीन के शोक की अगर बात करेंगे तो चीनी सभ्यता में पड़ेगी चीन की नदी हांगो। तो ये 4 प्रकार की सभ्यता थी। अब हम पूरी डिटेल से बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसके बाद में हम हो सकेगा तो अगले वीडियो में इन सभी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उनके बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ती है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सभ्यता के बारे में, जिस सभ्यता का नाम रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अब ऑब्वियसली बात है, सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर पाई गई थी, इसलिए सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अब शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहले हम इसके समय की अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय कहीं पर, जैसे अगर बात करें 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं पर यह समय 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ है। तो लगभग समय एग्जैक्ट में ही चल जाएगा, और लगभग में समय 2500 से 1750 ईसा पूर्व में चल जाएगा। तो जो भी एग्जाम में जिस प्रकार से ऑप्शन आप उस प्रकार से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं कितने एरिया में फैली हुई थी, इसका टोटल मिलाकर कितना क्षेत्रफल हुआ करता था उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम चारों के चारों छोरों की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के हम 4 छोरों की बात करें तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर, जी हाँ,
सबसे उत्तरी छोर की बात करेंगे तो जगह पड़ेगी मांडा, ये उस समय के नाम है। जी हाँ, मांडा आप ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेगा, लेकिन मांडा उस समय का नाम हुआ करता ना। मैं आज के अगर आपको राज्यों की बात करूं तो वो राज्य मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आज के राज्यों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो आप एरिया को इमेजिन कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एरिया में कितनी बड़ी हुआ करती थी। सबसे पहले मांडा, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर पड़ेगा आपका आलमगीरपुर, यहाँ पर पड़ेगा आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर की अगर बात करेंगे तो जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जगह पड़ेगी उत्तर प्रदेश। नीचे की अगर जगह की बात करें तो ये पड़ेगा दाइमाबाद। मैं आपको फिर बता दूं, ये नाम उस समय के नाम हुआ करते थे, दाइमाबाद। राज्य पड़ता है महाराष्ट्र, आज का राज्य। आप आज के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हो जाएगा यूपी, यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, और यहाँ पर पड़ता है आपका सोत कांगेडोर। जी हाँ, सोत कांगेडोर, और सोत कांगेडोर पड़ता है बलूचिस्तान, यानी कि क्षेत्र हो गया पाकिस्तान। तो आप ये देश का नक्शे को इमेजिन कीजिए, जम्मू कश्मीर से यूपी, यूपी से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र पूरा पाकिस्तान, मतलब उतना पूरा क्षेत्र, उत्तर भारत का पश्चिम क्षेत्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब पूरा, और उधर से पूरा पाकिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत आया करता था। यहाँ मिलेंगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के चारों के चारों छोर। एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मांडा और आलमगीरपुर कौन सी नदियों के किनारे पर पाए जाते थे। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के बारे में, चारों की नदियां भी मिलेंगी। मांडा की अगर बात करेंगे तो मांडा पड़ता है चिनाब नदी किनारे पर, चिनाब नदी के किनारे पर मांडा पड़ता है। चिनाब नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी मानी जाती है, तो चिनाब नदी, मांडा पड़ेगा चिनाब नदी किनारे पर। आलमगीरपुर की बात करेंगे, नदी मिलेगी आपको हिड्डन नदी। जी हाँ, आलमगीरपुर की बात करेंगे, नदी मिलेगी हिड्डन नदी। दाइमाबाद की बात करेंगे, नदी मिलेगी प्रवरा। जी हाँ, दाइमाबाद नदी मिलेगी प्रवर नदी। और सबसे एंड में जो सोत कांगेडोर है, ये पड़ेगा दासक नदी के किनारे पर, दासक नदी के किनारे पर पड़ता था सोत कांगेडोर। तो यहाँ पर हो जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के चारों छोर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको ध्यान से सुनिएगा। एम से मांडा, जम्मू कश्मीर किनारे, जम्मू कश्मीर, नदी मिलेगी चिनाब नदी। अगर हम बात करते हैं आलमगीरपुर की, राज्य मिलेगा यूपी, और अगर हम नदी की बात करें हिड्डा नदी। तीसरे क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जगह नाम मिलेगा दाइमाबाद, जगह पड़ती है महाराष्ट्र। नदी पूछ लेंगे तो प्रवरा नदी किनारे पड़ेगा। और चौथा सोत कांगेडोर। जी हाँ, सोत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, नदी पूछ दे तो दाशक नदी किनारे पर हुआ करता था। इसके बाद इसको थोड़ा और डिफाइन अगर हम करें, इसको हम थोड़ा और डिफाइन करें तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक टोटल मिलाकर 1600 किलोमीटर की हुआ करती थी। जी हाँ, 1600 किलोमीटर टोटल लेंथ थी। और अगर उत्तर से दक्षिण तक बात करेंगे तो 1400 किलोमीटर फैली हुई थी। जी हाँ, 1600 किलोमीटर लगभग, ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग माना गया है। याद कीजिए, ये जो काल है आदि ऐतिहासिक काल है, यहाँ पर लिखे साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन बाद में जब खुदाई की गई उसके हिसाब से अंदाजा लगाया गया है कि पश्चिम से पूरब तक 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक टोटल क्षेत्र को 1400 किलोमीटर क्षेत्र माना गया है। अगर हम टोटल एरिया की बात करें, इन चारों क्षेत्रों को अगर हम मिला दें तो सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल क्षेत्रफल 31 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरी की पूरी सभ्यता यहां पर फैली हुई थी। इसीलिए बोला गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता किसे कहा जाएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने आप में सबसे बड़ी सभ्यता हुआ करती है। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा हुआ करता था। तो ध्यान दीजिए, यहीं पर अगर मैं एक बात आपको डिफाइन करूं, याद कीजिए, ऊपर जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर में जो ऊपर जगह पड़ती है, ये जो ये वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, ये बहुत नीचे पड़ता है, बहुत ही लाइन पड़ता है। तो यहाँ माने आप यूपी, यहाँ मान लीजिए इसको महाराष्ट्र, और यहाँ पड़ता है पाकिस्तान का सोत कांगेडोर। ये चारों छोर हो जाएंगे। अभी मैंने बताया आपको जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, यूपी, महाराष्ट्र और पाकिस्तान। इस लाइन को, ये इतनी पास पड़ता है कि इसको सीधा माना जाता है, इसको इतनी पास पड़ता है सीधा मानकर, और ये अगर जोड़ा जाएगा पाकिस्तान में तो आकार पड़ जाता है त्रिभुजाकार। जी हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या हुआ करता, तो त्रिभुजाकार सभ्यता हुआ करती थी। काफी बातें इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के चारों छोर मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, सोत कांगेडोर, चारों नदी पूछेंगे तो चिनाब, हिड्डन नदी, प्रवरा और दासक नदी। टोटल एरिया पूछ लेंगे, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता। सिंधु नदी किनारे पर होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया, और इसका आकार पूछा जाए तो त्रिभुजाकार एरिया में फैली थी। तो ये सारी बातें एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी गई हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी इसके पूछने की काफी ज्यादा चांस बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी पर एक बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की। क्या खैर सिंधु घाटी सभ्यता इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुआ करती थी, और क्यों
सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या क्या हुआ करती थी, यहाँ पर नगर क्यों फेमस थे, क्यों हमारा भारतीय इतिहास जो है वो पहली शहरी सभ्यता से शुरू होकर नगरीय सभ्यता में चले गया। जी हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, नगर के अकॉर्डिंग हुआ करती थी। बाकी तीनों सभ्यता अगर हम बात करेंगे तो वो ग्रामीण सभ्यता, लेकिन हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो हमारी नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ, आप खुद इस बात को देखकर अंदाजा लगाएं। ध्यान दीजिए, हमारा जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर है वो इस तरीके से बने होते थे। एक मुख्य सड़क जो उत्तर से दक्षिण दिशा को जोड़ती थी, एक मुख्य सड़क जो उत्तर से दक्षिण से जोड़ती थी। अब यहाँ पर जितनी भी सड़कें होती थी, जहां पर जितनी भी सड़कें हैं वो बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनी होती। सड़कें बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, लेकिन एक जो कहलाएगी वो सबसे मुख्य सड़क कहलाती। इस प्रकार से सड़कें हुआ करती थी और बाकी की सड़कें भी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समकोण पर काटती हुई मिलेगी। तो सारी की सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटा करती थी। इतनी व्यवस्थित सुव्यवस्थित सभ्यता यहाँ पर हुआ करती थी। अगर आज की बात करोगे, हम सिंधु घाटी सभ्यता से 5000 साल आगे आ चुके हैं, लेकिन आज भी आप किसी भी छोटी जगह पर पहुंचेंगे तो सड़कें आपको मिलेगी बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी। सोचिए, हम बात करें आज से 5000 साल पहले इतिहास की, जहां पर नगर वेल डेवलप तरीके से बसा करते थे। एक मुख्य सड़क हुआ करती थी जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ा करती थी। ये मान लीजिए मुख्य सड़क। अब मुख्य सड़क से जो इधर का एरिया है वो कहलाता था पश्चिमी क्षेत्र, मुख्य सड़क से इधर के क्षेत्र को पश्चिमी तथा इस वाले क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब उस समय हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो उस समय कोई जात पात कोई धर्म नहीं हुआ करता था। जी हाँ, इसलिए उस समय का समाज उच्च और निम्न में बैठा होता था। उच्च लोग किसे बात करते थे? अमीर, पैसों से ज्यादा अमीर तो उच्च लोग। तो पश्चिमी क्षेत्र में उच्च लोग निवास किया करते थे, और जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें सामान्य लोग यहाँ पर निवास किया करते थे। हमको पता कैसे चला है कि सामान्य उच्च लोग हुआ करते थे? एक तो जो पश्चिमी क्षेत्र है वो दुर्गीकृत हुआ करता था। जी हाँ, ये पूरे तरीके से बाउंड्री वॉल से कवर्ड हुआ करता था। यहाँ पर पूरे तरीके से बाउंड्री बनी थी, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बाउंड्री नहीं बनी थी। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उच्च लोग रहते होंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करते होंगे। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी मकान मिले हैं वो सारे के सारे एक या दो से ज्यादा मंजिलों के मकान मिले हैं। 2 से ज्यादा मंजिलों के मकान देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर मकान केवल 1 या 2 मंजिल के मकान। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मकान, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मकान ग्राउंड फ्लोर नहीं होगा। ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो 1 से ज्यादा मंजिल, अधिकतम 3 मंजिल और ग्राउंड फ्लोर किसी का नहीं होता। हर के पास में सभी घरों में 1 फ्लोर मिनिमम हुआ ही होता था। तो यहाँ पर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक सारे घर देखे हैं, और यहाँ पर जनरली 1 या 2 फ्लोर देखे गए हैं। इसीलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहां पर सामान्य लोग निवास करते थे और पश्चिमी क्षेत्र में उच्च लोग यहाँ पर निवास किया करते थे। एक मुख्य सड़क जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ती थी और पश्चिम से पूरब को अलग किया करती थी। ये काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद दीजिएगा। अब जितने भी घर होते थे, अच्छा सारे के सारे मकान पक्की ईंटों के बना करते थे। मैं फिर बता दूं, हम बात कर रहे हैं आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता की, जहां जितने भी मकान है वो सारे के सारे मकान पक्की ईंटों से बना करते थे। बिल्कुल पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। उसके बाद में जितने भी मकान आपको देखने को मिलेंगे वो सड़कों के किनारे पर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल वेल प्रॉपर सभ्यता। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता आकार क्या होगा था? ग्रिड पद्धति बात है। जी हाँ, इस वाली पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। तो ये जो पद्धति वो ग्रिड, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हुआ करते थे वह ग्रिड पद्धति पर आधारित हुआ करते थे। अब उसके बाद में जितने मकान होते थे वो सारे के सारे पक्की ईंटों के बना करते थे। सड़कों की विशेषता होती थी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। अब जितने भी मकान के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पे ना खुलकर पास वाली सड़क पर खुला करते थे। वो सड़कें बाहर की तरफ, मान
भाई ये मकान है, ये किसी व्यक्ति का मकान है और यहाँ से जा रही है सड़क और यहाँ से भी जा रही सड़क, तो ये मुख्य सड़क हो जाएगी, ये मुख्य सड़क हो जाएगी। तो सड़क के जो दरवाजे हैं वो फ्रंट में ना होकर साइड में खुला कर देना, साइड से होकर मेन डोर पर आना पड़ता है, मेन सड़क पर आने का तरफ, मतलब कि जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुला करते थे, वो पास वाले साइड में खुला करते थे और वहां से आकर आपको मुख्य सड़क पर आना होता था। एक बात ये। दूसरी, दरवाजे बाहर की तरफ खुला करते थे। जी हाँ, जितने भी दरवाजे आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिलेंगे वो सारे दरवाजे बाहर की तरफ खुलने को मिलेंगे, वो सब जो मुख्य सड़क, जैसे आपका घर अगर देखेंगे तो आपके घर में दरवाजा मेन डोर पर है, सड़क में। यहाँ अगर घर होगा तो मेन डोर यहाँ होगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजा जो था वो साइड में खुला करता था और फिर उसके बाद में मुख्य सड़क में आया जाता था। जी हाँ, इस प्रकार की कुछ विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में पाई गई है। उसके बाद में इस पूरे एरिया में किसी भी प्रकार से नाली नहीं होती थी। नालियां वेल प्रॉपर ढकी अंडरग्राउंड नालियां हुआ करती थी। नालियां कच्ची ईंटों से बना करती थी और हर चौराहे पर एक मेन होल होता था। अगर आपकी नाली जाम या खराब हो चुकी है तो उस ढक्कन को निकाल कर उस नाली में जाकर आप साफ सफाई कर सकते थे। वेल प्रॉपर क्लीनिंग, स्वच्छ भारत अभियान उस समय मेन रहा करता होगा। सोचिए कितनी वेल प्रॉपर व्यवस्था है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, बिल्कुल वेल प्रॉपर, नालियां ढकी हुई है, मकान एक जैसे सीध में बने हुए हैं और एक से ज्यादा मंजिल के मकान है, एक मुख्य सड़क है तो पश्चिम और पूर्व में लोगों को बांट रही है। कितना वेल प्रॉपर सभ्यता रहा होगा। हमारा इतिहास कितना भव्य, कितना महान इतिहास रहा है हमारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सारी की सारी अब हर जगह जितनी भी नालियां होती थी वो अंडरग्राउंड होती थी और अंडरग्राउंड होते हुए सभी नालियों का पानी सिटी से बाहर, किसी भी नगर से बाहर अंडरग्राउंड होते हुए सिटी के बाहर जगह में छोड़ दिया जाता था। मतलब किसी भी प्रकार की गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज के समय पर सबसे बड़ा झगड़ा पड़ोसी में होता है नालियों को लेकर। जी हाँ, सोचिए आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो भी इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन उस समय के लोग, इतने पुराने लोग जो है वो इतनी व्यवस्थित सभ्यता में ऐसी कॉलोनी, आज के समय जो कॉलोनी बनती ऐसी होती है। आज हम जो कॉलोनियां नई कॉलोनी काटते हुए देखोगे तो आपको इस प्रकार की कॉलोनी आज मिलेगी। इतनी पुरानी सभ्यता हमारी 5000 साल पहले हुआ करती थी। सोचिए, इसलिए बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, जिनके जितने भी नगर थे वो वेल प्रॉपर बसा करते थे। सड़कें एक दूसरे को कम काटती थी, पक्की ईंटों के मकान होते थे। सारी चीजें हमको उस समय के नगरों में पाई गई हैं। अब कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद भी, जैसे धोलावीरा अपवाद, इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। उसके बाद में चन्हू दड़ो एक जगह मिलेगी आपको, मैं सभी के बारे में बताऊंगा आपको। चन्हू दड़ो किसी जगह है जहां पर उसका पश्चिमी क्षेत्र में दुर्गत नहीं हुआ करता था। कालीबंगा ऐसी जगह है जहां पर दोनों इसके क्षेत्र दुर्गत हुआ करते थे। कहीं पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली है, कई सड़कें सबसे ज्यादा चौड़ी मिली है। तो वो नगरों की विशेषता है। तो हम एक एक नगर पर बात करेंगे तो पूरी डिटेल से वहां पर पता करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये वीडियो देखकर आप किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाइए, आपको किसी एग्जाम में हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। आई होप आपको नगरों की सभ्यता सभी समझ में आ गई होगी। चलिए, आप सिंधु घाटी सभ्यता की और भी विशेषता हुआ करती थी। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता ये तो हुई नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन किया करते थे। याद कीजिए, मैंने आपको पहले बताया था इंसान के द्वारा पहली बार जो पशु पाला गया था वो हुआ करता था कुत्ता। जी हाँ, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती किया करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय खेती था। व्यापार भी हम क्या करते थे, हमारे पड़ोस की सभ्यता जो है, हमारे पड़ोस में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी, हम वहां से व्यापार, ध्यान दीजिए हम क्या उस समय के लोग हमारे क्या करते थे। सबसे पहले अगर मैं व्यापार के बारे में बात करूं तो हाँ, हम व्यापार किया करते थे। और व्यापार हम किससे करते थे, तो हमारे पड़ोस में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहां से हम व्यापार किया करते थे। हमारे पास बंदरगाह हुआ करता था, लोथल, आपने नाम सुना होगा। लोथल में बंदरगाह पाया गया है जहां पर अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता चला है कि भैया हम व्यापार किया करते थे। मेसोपोटामिया में हमारी मुद्रा पाई गई है। जी हाँ, हमारी मुद्रा वहां कैसे पहुंची है, तो कोई ना कोई गया होगा लेकर, मतलब व्यापार करने गया होगा। इसलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापार किया करते थे। अब आप बोलेंगे आप क्या खरीदते थे, क्या बेचते थे, तो हम यहाँ से बेचते थे हाथी दांत की वस्तुएं। जी हाँ, हाथी दांत से बनी वस्तुएं हम यहाँ से बेचा करते थे। और बदले में हम क्या वहां से लाया करते थे, तो हम वहां से लाते थे सोना, चांदी तथा सूती वस्त्र। जी हाँ, सूती वस्त्र मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर हुआ करते थे। सूती वस्त्र जो थे वो हम यहाँ से लाया करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के सभी लोगों को सजने संवरने काफी शौक हुआ था। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी उस समय पर सजा करते थे। जी हाँ, मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताऊं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभी प्रकार के आभूषण जो आज प्रकार की महिला पहनती है, हर कान का झुमका से लेकर माथे की बिंदी, हर चीज का प्रयोग उस समय पर चीजें अलग रहा करती होगी। ऐसा नहीं क्या बोलेंगे बिंदी कहां से जाएगी, वो लोग अलग प्रकार के, लेकिन कंघी मिली है, कांच मिला है, हर एक चीजें हमको जब खुदाई की गई धीरे धीरे, केवल एक चीज नाक की नथनी को छोड़कर, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, नाक की नथनी को छोड़कर सिंधु घाटी सभ्यता में सारी की सारी चीजें जो आज के समय प्रयोग की जाती, लगभग लिपस्टिक तक मिली है। जी हाँ, लिपस्टिक मिली है, चन्हू दड़ू में दूंगा आपको, चन्हू दड़ू में गुड़िया तक मिली है खेलने के लिए, लड़कियों के लिए लिपस्टिक मिली है, कांच मिला है, पाउडर सेल खड़ी के पत्थरों का प्रयोग करके, सेल खड़ी के पत्थरों का प्रयोग करके वो पाउडर का प्रयोग किया करते, पत्थर को बिल्कुल बारीक पीस कर, पत्थरों को बिल्कुल बारीक पीस कर वो चेहरे पर लगाया करते। सोचिए कितनी वेल प्रॉपर सभ्यता। तो हम व्यापार के बारे में बात करें तो मेसोपोटामिया के सभ्यता में व्यापार किया करते थे। पशुपालन की अगर बात करें, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में एक बात मैं आपको पहले बता दूंगा, एक बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, पशुपालन में जो सबसे पहले पशु पालतू हुआ किसको पड़ा था हमने, कुत्ता। और भी काफी सारे जानवर फेमस सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करते थे। जैसे अगर मैं सबसे प्रिय पशु की बात करूं, सबसे प्रिय पशु की बात करूं तो यहां पर रहेगा कुबड़ वाला सांड। जी हाँ, कुबड़ वाला जो सांड है, कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु यहाँ पर हुआ करता था। और अगर बात करूं तो सब पूजनीय पशु एक सींग वाला घोड़ा। जी हाँ, एक सींग वाले पशु का आकृति, एक सींग वाले पशु की आकृति जो है वो इनके लिए पूजनीय। याद कीजिए आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी। जी हाँ, अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता को और भी पिक्चराइज तरीके से देखना चाहते हैं तो मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन की मूवी है, वहां पर काफी अच्छी डिटेलिंग में सारी चीजें बताई गई। वहां पर वो मूवी देखकर काफी चीजें समझ सकते हैं, लेकिन मूवी देखिएगा उसमें कुछ और चीजें बताएगी वो आपके काम की नहीं है। केवल और केवल जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्ट्रक्चर बताया गया वो आपके काम का है, वहां पर जानी जगह। तो ये सारे पशु, एक बात मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के बारे में चर्चा नहीं मिलती है। जी हाँ, गाय के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। आप बोलेंगे सर बाकी किस चर्चा नहीं है, तो बाकी की बात नहीं, लेकिन गाय जो हमारे लिए बहुत पूजनीय है, आगे चलकर ऋग्वेद में इसके बारे में वर्णन होगा, गाय से मिलकर बनेगा गोत्र, इसलिए दूसरे के गोत्र में विवाह नहीं किया था, सेम गोत्र में विवाह किया जाता है। ये सारी चीजें हम ऋग्वेद काली में पढ़ेंगे, आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल इसीलिए मैं बताऊं आपको, सारी चीजें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ध्यान से देखोगे आप सब सीख जाओगे। तो यहाँ पर एक सींग वाले पशु की आकृति जो है उनके लिए सबसे पूछनी थी। कुत्ता सबसे पहला पालतू पशु था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से डरा करते थे। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से काफी ज्यादा डरा करते थे, क्योंकि इसके बाद में जो आ जाएंगे, जो आर्यों का आगमन होगा, जिसे सभ्यता पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, आर्यों के आगमन से शुरुआत होगी वैदिक काल की, तो आर्य घोड़े लेकर आया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से बड़े ज्यादा डरा करते थे, इसलिए यहाँ पर ये लोग घोड़े से, एक सिंग वाला पशु सबसे पूजनीय पशु था। कुत्ता हमने बात कर ही ली है, सबसे पहला पालतू पशु था। सबसे प्रिय पशु की बात करेंगे तो कुबड़ वाला सांड यहाँ पर सबसे प्रिय पशु हुआ करता था। चलिए और आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज तो था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज हुआ करता था मात्र सत्तात्मक। जी हाँ, मतलब कि माता की सत्ता हुआ करती थी, मात्र सत्तात्मक समाज यहाँ पर हुआ करता था। मतलब कि घर के मुखिया पिता ही हुआ करते, लेकिन जो बच्चे हैं वो माता के नाम से जाने जाते थे। अब अगर आपसे पूछता है कि आप किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो, तो आप हमेशा अपने पापा का नाम लेंगे। लेकिन उस समय का समाज मात्र सत्तात्मक हुआ करता था, मतलब समाज माता के नाम से जाना जाता था, बच्चे माता के नाम से। इसकी जानकारी कैसे मिली है, तो मूर्ति मिली है हमको मात्र देवी की। जी हाँ, मात्र देवी की मूर्ति मिली है, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि उस समय का समाज मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे जैसे जैसे राजा महाराजा आना शुरू होंगे, इतिहास हमारा आगे बढ़ेगा, समाज पितृ सत्तात्मक हो जाएगा। उस समय का समाज मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। इस बात की जानकारी हमको मात्र देवी की मूर्ति से प्राप्त हुई। जी हाँ, उसके बाद में एक 64 आकार की आकृति हमको वहां से मिली है। जब खुदाई की गई तो 64 आकार की आकृति मिली, जिससे अंदाजा लगाया गया कि उस समय के लोग चेस खेला करते थे। जी हाँ, आज से 5000 साल पुराने लोग चेस का बोर्ड मिला जिसमें 64 आकृति मिली, जिससे माना गया है कि उस समय के लोग चेस भी खेला करते थे। व्यापार के बारे में बता चुका है, मेसोपोटामिया से व्यापार किया करते थे। उसके बाद में पशुपालन में हम एक सींग वाला पशु हमारे लिए सबसे पूजनीय पशु हुआ करता था। ये सारी जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फसलों के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 फसलों की जानकारी हुआ करती थी। वो बाढ़ का प्रयोग भी किया करते थे। जी हाँ,
चीजों को तोलने के लिए बाट का प्रयोग होता था। बाट रेक्टेंगल या क्यूबिक बाट भी हुआ करता था। वो सबसे मिनिमम जो बाट का साइज है वो 16 किलो मिला है। जी हाँ, सबसे मिनिमम जो साइज मिला है बाट का वो 16 किलो मिला है। 16 किलो का सबसे मिनिमम, मतलब समाज हो सकता है समाज के उस समय लोग ज्यादा चीजें खरीदा करते थे। तो ये सारी की सारी सभ्यता जो है, ये सारी सभ्यता सिंधु घाटी के लोगों की सभ्यता यहाँ पर बह गई है। अब अगर मैं आगे इन सभी नगरों को बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम जो नगरों की प्रॉपर्टी है, एक एक नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, सुत, कांगेडो, लोथल, रंगपुर, बहुत सारे नगर हैं। यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछाते हैं। तो इन सभी नगरों के बारे में एक अलग से डेडिकेट वीडियो बनाएंगे, तो आप वहां पर देखकर उन सभी के बारे में देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी डिटेल चर्चा करी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।